24 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत और ऑपरेशन मोगादिशु, वो कार्रवाई जिसके बाद अमरीकी फौज को सोमालिया से निकलना पड़ा। अगर आप सोमालिया की हालिया तारीख पर नज़र डालें तो आपको कहत, खुश्क साली, सफाक आमिर, मुतहारिब कबाइल और अनारकी यानी बदअमनी नज़र आएगी। लेकिन सोमालिया हमेशा ऐसा नहीं था। सना 1980 की दहाई में सोमालिया इस कदर शदीद खुश्क साली का शिकार हुआ कि इसका बुनियादी ढांचा ही मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ऐसी सूरत हाल में सना 1992 में अमेरिका के फर्स्ट मैरीन डिवीजन और स्पेशल फोर्सेस के कुछ फौजी वहां इमदादी कार्रवाइयों के लिए भेजे गए। इस वक्त सोमालिया में फ़आल हुकूमत ही नहीं थी। इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए दो ग्रोहों के दरमियान जंग जारी थी। ऐसे में 5 जून सना 1993 को मोहम्मद फराईदियत के हामी जंगजुओं ने घात लगाकर 24 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया तो इसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर करते हुए ईदियत और सोमाली कौमी इत्तेहाद के अरकान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर करते हुए मोहम्मद फराईदियत की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। ईदियत के लोगों को गिरफ्तार करने का मिशन। मैट इवरसमीन और डैन शेलिंग अपनी किताब बैटल ऑफ मोगादिशु में लिखते हैं, अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की हिदायत पर अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने ईदियत को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी। 26 अगस्त 1993 को अमरीकी फौज, बहरिया और फिजाइया के एहलकारों की एक टीम मोगादिशु एयरपोर्ट के मरकजी हैंगर पर पहुंची। 5 हफ्ते बाद एक इतवार की दोपहर उन फौजियों ने गोथक सरपिनेट नामी ऑपरेशन शुरू किया। ये उनका 7वां और आखिरी ऑपरेशन था। इस वक्त तक सोमालिया के लोग 10 साल से जारी खाना जंगी की वजह से लड़ाई का काफ़ी तजर्बा हासिल कर चुके थे। वाज़े रहे कि मोगादिशु शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी और उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास हथियार थे। 3 अक्टूबर 1993 को अमरीकियों को मालूम हुआ कि ओलंपिक होटल के साथ वाली इमारत में ईदियत के 2 करीबी अफराद मुलाकात कर रहे हैं। फैसला हुआ कि इस इमारत पर हमला करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये होटल मोगादिशु के बीचों बीच बिकेरा मार्केट में वाक़ था। अमरीकी फ़ौज में शामिल मैट इवरसमीन लिखते हैं, हमें मोगादिशु में एक इमारत पर हमला करना था। 3:32 पर हमारे हेलीकॉप्टरों ने अपने हदफ के लिए उड़ान भरी। हदफ तक परवाज का वक्त सिर्फ 3 मिनट था। ये एक गुंजान आबाद इलाका था जिसमें ईदियत के हामी चारों तरफ फैले हुए थे। हमारा मंसूबा ये था कि हम अपना पूरा ऑपरेशन आधे घंटे में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन हमारा ये मिशन हमारे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गया। जैसे ही हमने टेक ऑफ किया, हमारे पायलटों ने इत्तला दी कि सोमाली सड़कों पर टायर जला रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि टायर जलाना सोमाली जंगजुओं की तरफ से कोड लैंग्वेज है ताकि अपने लोगों को हमले से खबरदार किया जा सके। दूसरों का ख्याल था कि टायर जलाकर वो अमरीकी हमला आवरों के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टायरों को जलाना सोमालियों का इंतबाही कोड वर्ड था। हेलीकॉप्टरों के पंखों से उड़ती धूल। इस मिशन में 12 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टरों और 100 के करीब अमरीकी फौजियों ने हिस्सा लिया था। हर हेलीकॉप्टर में 4 फौजी थे और उन्होंने काले रंग की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उन्होंने रेडियो एयर प्लग के ऊपर प्लास्टिक की हेलमेट पहन रखी थी। उनके पास एक माइक्रोफोन था जिसके जरिए वो सब एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में थे। हेलीकॉप्टर पुरहुजूम इलाके में उतरने लगे तो नीचे खड़े लोग और कारें इधर उधर होने लगे। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज हवा की वजह से कुछ लोग जमीन पर भी गिर गए। नीचे खड़े कुछ लोग ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे जैसे वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने और लड़ने का चैलेंज दे रहे हों। मार्क बाउडन अपनी किताब ब्लैक हाक डाउन ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न वॉर में लिखते हैं, पहले 2 हेलीकॉप्टर हदफ वाली इमारत के जुनूब में उतरे। उनकी लैंडिंग ने इतनी धूल उड़ा दी कि दूसरे हेलीकॉप्टरों में मौजूद पायलट और फौजी नीचे कुछ भी देखने से कासिर थे। पहला हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर की जगह उतर गया, जिसकी वजह से दूसरे हेलीकॉप्टर को फिर उड़ान भरनी पड़ी और वो बराह रास्त हदफ वाली इमारत के सामने उतरा। लैंडिंग की जगह पहले से तय नहीं की गई थी। ऑपरेशन मोगादिशु में 12 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टरों और 100 के करीब अमरीकी फौजियों ने हिस्सा लिया था। एक फौजी हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा। जैसे ही अमरीकी फौजी उतरने लगे, एक हादसा पेश आ गया। एक फौजी टोड ब्लैक बर्न 70 फुट की बुलंदी से हेलीकॉप्टर से सीधा जमीन पर जा गिरा। इस वाकया को बयान करते हुए मैट एवरसमान लिखते हैं, मैंने उतरना शुरू किया तो मैं हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लगा। दस्ताने पहनने के बावजूद मेरे हाथ नायलान की रस्सी से जल रहे थे।
मैंने नीचे देखा कि मुझे और कितना नीचे जाना है। जब मैंने नीचे देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। नीचे एक जिस्म था। पहला ख्याल जो मेरे ज़हन में आया वो ये था कि किसी को गोली लगी है, शायद वो मर गया है। जब मेरे पांव जमीन से लगे तो मेरे पांव तकरीबन इस जिस्म को छू गए। इसकी नाक, कान और मुंह से खून बह रहा था। वो बेहोश था। उन्होंने मजीद लिखा, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए इसके हाथ से रस्सी छूट गई थी और वो 70 फुट की बुलंदी से गिरा। मैंने उधर उधर देखा और अपने दूसरे साथियों के बारे में जाना चाहा तो पता चला कि हम पर गोलियां चलाई जा रही है। 10 सालों से जारी खाना जंगी के नतीजे में सोमाली जंगजू लड़ने का तजर्बा हासिल कर चुके थे। अमरीकी फौजी की मौत। पहले तो सोमाली बाशिंदों की गोलियां निशाने पर नहीं लग रही थीं, लेकिन फिर उन्होंने दुरुस्त तरीके से निशाना बनाना शुरू कर दिया। सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी थी। सोमाली इसकी आड़ लेकर अमरीकियों पर गोलियां चला रहे थे। वो एक इमारत के किनारे से गाड़ी की तरफ भागते गाड़ी की आड़ लेते और गोली चला देते और फिर सड़क के दूसरी तरफ भाग जाते। इसी दौरान ब्लैक हाक हेलीकॉप्टरों ने भी ऊपर से सोमाली जंगजुओं पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सोमाली जंगजू भी हर गोली का जवाब गोलियों से दे रहे थे। इस सब के बावजूद अमरीकी फौजी 19 मतलूब बागियों को पकड़ने में कामयाब रहे। मैटिव रस्मीन लिखते हैं, गोलियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि इससे मेरे दांत बजने लगे। फिर हमारे साथी सार्जेंट कैसी जुवाइस को गोली लगी। हालांकि उन्होंने कीविलर जैकेट पहन रखी थी, गोली उनके पहलू से होती हुई उनके जिस्म में ऐसी जगह पर चली गई जो जैकेट से नहीं ढकी हुई थी। उनकी चोट इस कदर मामूली थी कि मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लगा कि वो ज्यादा तकलीफ में नहीं हैं, वो सिर्फ मेरी तरफ देखते रहे। लेकिन जब हमारे डॉक्टर ने उनका मुआयना किया तो उन्होंने इशारा किया कि इसकी लाश ट्रक में डाल दी जाए। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी टीम का ये रुकन मर चुका है। मार्क बाउडन लिखते हैं, रुकावटों की वजह से गाड़ियां सड़कों पर चलने के काबिल नहीं थीं, इसलिए जख्मियों को ठेलों में लाया जा रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले यह अस्पताल मुकम्मल तौर पर खाली था। 4 अक्टूबर की शाम को अस्पताल के तमाम 500 बिस्तर भर गए। मजीद 100 जख्मियों को अस्पताल के बरामदों में रखा गया है। 3 बिस्तरों वाले ऑपरेटिंग थिएटर में रात भर काम जारी रहा। पूरा अस्पताल लोगों की चीखों पुकार से भरा हुआ था। खून में लथपथ लोगों के आज़ा तो उनके जिस्मों से जुदा हो गए थे, उन पर बहुत गहरे जख्म थे। उनमें से बहुत से लोग अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। डगफर अस्पताल में जख्मियों और मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा थी। सुपर 6 करियू के सिर्फ माइकल ड्रेंट ही जिंदा बचे। अमेरिकन पायलट यरगमाल। इस पूरे ऑपरेशन में 18 अमरीकी फौजी मारे गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में 315 से 2000 के दरमियान सोमाली जख्मी हलाक हुए। एक अमरीकी फौजी की तकरीबन बरहना लाश को मोगादिशु की सड़कों पर घसीट कर ले जाने का लर्जा खेज मंजर पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा सोमालियों के हाथों पकड़े गए ब्लैक हाक पायलट माइकल ड्रेंट की टीवी फुटेज भी पूरी दुनिया में दिखाई गई, जिसमें सोमाली उनसे सवालात करते नजर आए। ड्रेंट को 11 दिन के बाद रहा किया गया। उनके साथ हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की लाशें भी अमरीकी हुक्काम के हवाले की गईं। ड्रेंट ने रेड क्रॉस के कारकुनों को बताया कि इसे मुक्कों और लाठियों से पीटा गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और तकरीबन बरहना हालत में हुजूम के सामने परेड की गई। जब डॉक्टरों ने ड्रेंट का मुआयना किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इसकी एक टांग, कमर और गाल की हड्डियां टूटी हुई थीं। उनकी टंगों और कंधों पर भी गोलियों के मामूली जख्म आए थे। उनकी टांग पर प्लास्टर जरूर बांधा गया था, लेकिन हड्डी जड़ी नहीं थी। यह दिन ड्रेंट के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया। इस दिन उन्हें मालूम हुआ कि उनके सुपर 6 हेलीकॉप्टर के हमले में से सिर्फ एक वही जिंदा बचे। अमेरिका ने फौज वापस बुला ली। 7 अक्टूबर को सदर बिल क्लिंटन ने मार्च 1994 तक सोमालिया से तमाम अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। चंद माह बाद अमेरिका के वजीर दिफा लेस स्पेन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। टास्क फोर्स रेंजर के कमांडर जनरल विलियम गैरिसन का करियर भी वक्त से पहले खत्म हो गया। इस वाक़ये का असर ये हुआ कि 6 माह बाद इसी इलाके में होने वाली रवांडा की नस्लकशी में अमेरिका ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। ईदियड ने दावा किया कि उनके लोगों ने अपने मुख से दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वत को निकाल बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। उनका कबीला अब भी 3 अक्टूबर को कौमी ततील के तौर पर मनाता है। ईदियड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे।
इस ऑपरेशन के 3 साल बाद वो वफात पा गए। मार्क बाउडन लिखते हैं, रुकावटों की वजह से गाड़ियां सड़कों पर चलने के काबिल नहीं थीं, इसलिए जख्मियों को ठेलों में लाया जा रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले यह अस्पताल मुकम्मल तौर पर खाली था। 4 अक्टूबर की शाम को अस्पताल के तमाम 500 बिस्तर भर गए। मजीद 100 जख्मियों को अस्पताल के बरामदों में रखा गया है। 3 बिस्तरों वाले ऑपरेटिंग थिएटर में रात भर काम जारी रहा। पूरा अस्पताल लोगों की चीखों पुकार से भरा हुआ था। खून में लथपथ लोगों के आज़ा तो उनके जिस्मों से जुदा हो गए थे, उन पर बहुत गहरे जख्म थे। उनमें से बहुत से लोग अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। डगफर अस्पताल में जख्मियों और मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा थी। सुपर 6 क्रू के सिर्फ माइकल ड्रेंट ही जिंदा बचे। अमेरिकन पायलट यरगमाल। इस पूरे ऑपरेशन में 18 अमेरिकी फौजी मारे गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में 315 से 2000 के दरमियान सोमाली जख्मी या हलाक हुए। एक अमेरिकी फौजी की तकरीबन बरहना लाश को मोगादिशु की सड़कों पर घसीट कर ले जाने का लर्जा खेज मंजर पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा सोमालियों के हाथों पकड़े गए ब्लैक हाक पायलट माइकल ड्रेंट की टीवी फुटेज भी पूरी दुनिया में दिखाई गई, जिसमें सोमाली उनसे सवालात करते नजर आए। ड्रेंट को 11 दिन के बाद रहा किया गया। उनके साथ हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की लाशें भी अमरीकी हुक्काम के हवाले की गईं। ड्रेंट ने रेड क्रॉस के कारकुनों को बताया कि इसे मुक्कों और लाठियों से पीटा गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और तकरीबन बरहना हालत में हुजूम के सामने परेड की गई। जब डॉक्टरों ने ड्रेंट का मुआयना किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इसकी एक टांग, कमर और गाल की हड्डियां टूटी हुई थीं। उनकी टंगों और कंधों पर भी गोलियों के मामूली जख्म आए थे। उनकी टांग पर प्लास्टर जरूर बांधा गया था, लेकिन हड्डी जड़ी नहीं थी। यह दिन ड्रेंट के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया। इस दिन उन्हें मालूम हुआ कि उनके सुपर 6 हेलीकॉप्टर के हमले में से सिर्फ एक वही जिंदा बचे। अमेरिका ने फौज वापस बुला ली। 7 अक्टूबर को सदर बिल क्लिंटन ने मार्च 1994 तक सोमालिया से तमाम अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। चंद माह बाद अमेरिका के वजीर दिफा लेस स्पेन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। टास्क फोर्स रेंजर के कमांडर जनरल विलियम गैरिसन का करियर भी वक्त से पहले खत्म हो गया। इस वाक़ये का असर ये हुआ कि 6 माह बाद इसी इलाके में होने वाली रवांडा की नस्लकशी में अमेरिका ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। ईदियड ने दावा किया कि उनके लोगों ने अपने मुख से दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वत को निकाल बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। उनका कबीला अब भी 3 अक्टूबर को कौमी ततील के तौर पर मनाता है। ईदियड ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे। इस ऑपरेशन के 3 साल बाद वो वफात पा गए।